Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएएस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जय है और मैं डेली द हिंदू के जो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका डिस्कशन करता हूं। ये तीनों आर्टिकल्स आपके यूपीएससी मेंस 2023 के लिए काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो आज मैंने 3 आर्टिकल्स लिए हैं डिस्कशन के लिए, उसमें जो पहला आर्टिकल है वो है सेम सेक्स मैरिजेस को लेके है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने की डिमांड की गई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिस्कशन होने वाला है। जो दूसरा डिस्कशन होगा वो सेफ हार्बर रूल्स को लेके होगा। ठीक है, ये बेसिकली एक टर्म यूज किया जाता है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के कॉन्टेक्स्ट में, लाइक ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल। इनके कॉन्टेक्स्ट में सेफ हार्बर की बात की जाती है। जो तीसरा आर्टिकल है आज का वो है ईएसजी रेगुलेशंस। ईएसजी रेगुलेशंस मीन्स इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रेगुलेशंस। ये है कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। और जो इसका कंटेंट है, कंटेंट मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है, और जो भी कंटेंट है इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है डाउनलोड करने के लिए। लिंक का नाम है, ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फर्दर रिवीजन के लिए। फाइन, टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। यहाँ पे आपको डेली जो कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। फाइन, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जो पहला टॉपिक है वो है सेम सेक्स मैरिजेस को लेके। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने की बात की गई है, यानी उनको भी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिले अदर मैरिजेस की जैसे। ठीक है, तो इंडिया में जितनी मैरिजेस होते हैं वो उनको रजिस्टर करना पड़ता है, उनको लीगल प्रोटेक्शन होता है। तो 2 तरह के लॉज हैं जिसमें उनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया जाता है। जो पहला है वो है पर्सनल लॉज। तो इंडिया में जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस ईटीसी, सबका एक अपना पर्सनल लॉ है। तो बेसिकली उस रिलीजन में जो शादी का रिचुअल है उसको कोडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, और उसको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो हिंदूज का अपना पर्सनल मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स का अपना है, क्रिश्चियंस का अपना है। ठीक है, तो उन एक्ट्स में इन शादियों को रजिस्टर किया जाता है। फिर है एक सेकुलर लेजिस्लेशन है। ये जो पर्सनल लॉज हैं ये रिलीजन से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, और ये जो है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। इसमें जो इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, ठीक है, या फिर इंटरफेथ मैरिजेस, उनको रजिस्टर किया जाता है। या फिर कोई कपल है जो एथिस्ट हैं, वो किसी पर्सनल लॉ में अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही लॉस में जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो जो पर्सनल लॉस हैं, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें जो शादी रजिस्टर की जाती है वो मैरिज हमेशा एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन के बीच में होगा, तभी उसको रजिस्टर किया जाएगा। यानी कि अगर सेम सेक्स यानी अगर मैन मैन या फिर वुमन वुमन में अगर कोई शादी हो रही है उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में यही पिटीशन है कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको भी लीगलाइज किया जाए। आपको बता दें कि नवतेज सिंह जोहर केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो सेम जेंडर के लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और जो पेटिशनर्स हैं उनका डिमांड क्या है, ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे वो सेम सेक्स को लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं। पहला जो ग्राउंड है उनका वो है राइट टू प्राइवेसी। पुट्टास्वामी केस 2017 में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और इनका कहना ये है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है किसी किसी का भी, ठीक है, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या फिर चॉइस ऑफ पार्टनर है, वो उनका एक प्राइवेट मैटर है, ना कि सोशल सोसाइटी का या फिर रिलीजन का मैटर है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, चॉइस ऑफ पार्टनर, ये एक पर्सनल मैटर है विच इज प्रोटेक्टेड अंडर राइट टू प्राइवेसी, दैट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21।
ये पहला ग्राउंड है जिसपे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने की बात की जा रही है। दूसरा जो ग्राउंड है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरह से हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरह से होमोसेक्सुअल कपल्स को भी लीगल प्रोटेक्शन मिले। मीन्स कि अगर हेट्रोसेक्सुअल कपल्स दैट इज ए बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमन अगर शादी करते हैं तो उनको जो लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, तो जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट न किया जाए, इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है राइट टू इक्वलिटी। तो बेसिकली ये जो लॉ होता है जो पार्लियामेंट क्रिएट करती है और जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनके बीच में बेसिकली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होता हुआ दिख रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन होता है इसको इंडिया में एक सैंक्टिटी अटैच है, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट नहीं है, इसको एक सैंक्टिटी है, ये काफी सालों पुराना, हजारों साल पुराना एक इंस्टीट्यूशन है ये। और अगर हिंदू रिचुअल्स की हम बात करें तो मैरिज एक तरह का संस्कार है। इंडिया में हिंदूज में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं एंड दे स्टार्ट फ्रॉम बिफोर बर्थ, ठीक है, और डेथ तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। उसी में एक संस्कार होता है मैरिज, ठीक है। और जो दूसरी बात गवर्नमेंट ने कहा है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ये लॉ ने क्रिएट नहीं किया है, ये एक सेंचुरीज ओल्ड इंस्टीट्यूशन है जो कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस, सोसाइटल इथोस, इन सबको एक तरह से ये अपने आप में एब्जॉर्ब करता है, सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो लॉ का क्रिएटेड नहीं है ये। जो मैरिजेस हैं, ये जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनका एक ही कलेक्शन है। और इसी को बेसिकली भले ही पार्लियामेंट ने पर्सनल लॉस को कोडिफाई किया हो, बट जो कोडिफिकेशन है, जो उसमें प्रोविजंस हैं, वो एज ओल्ड रिचुअल्स को ही कोडिफाई कर दिया गया है। लॉ ने अपना एक नया तरीका नहीं इजाद किया है मैरिजेस करने के लिए, फिर शादियां कंप्लीट करने के लिए, फाइन। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जैसे कि पार्लियामेंट ने मैरिज रिचुअल को कोडिफाई किया है, उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया है, तो अगर इसमें कुछ डेविएशन होना है, कुछ चेंजेस करना है, तो पार्लियामेंट करेगा, न कि कोर्ट करेगा। तो कोर्ट में जो पिटीशन है उसकी अगेंस्ट सुप्रीम गवर्नमेंट ने अपना रेस्पॉन्स दिया है कि जो पर्सनल लॉस हैं या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है उससे अगर कहीं डेविएशन होना है तो पार्लियामेंट करेगा, कोर्ट नहीं करेगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक वायलेशन है सेपरेशन ऑफ पावर का, ठीक है। दूसरी बात यह है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि एनी इंटरफेरेंस विल डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉस एंड एक्सेप्टेड सोशल वैल्यूज। तो बेसिकली आप देखें कि अगर ये एक अच्छा टॉपिक है जीएस पेपर 4 में, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो बेसिकली जो लॉज हैं, जो सेकुलर लॉज हैं वर्सेस सोशल नॉर्म्स, ठीक है, तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है सेम सेक्स मैरिजेस का, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एज ओल्ड रिचुअल्स हैं, एक संस्कार है ये, जिसको कि पार्लियामेंट ने सिंपली कोडिफाई किया है, पार्लियामेंट ने क्रिएट नहीं किया है। और अगर इसमें कुछ चेंजेस होने हैं तो पार्लियामेंट करेगा, कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट में, कुछ हाई कोर्ट्स के ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिसको हम अगर एनालाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने के लिए। तो पहला प्रोमिनेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो था पुट्टास्वामी केस राइट टू प्राइवेसी। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, चॉइस ऑफ पार्टनर्स, ये एक पर्सनल मैटर है और इट इज प्रोटेक्टेड अंडर राइट टू प्राइवेसी। फिर केस आया नवतेज सिंह जोहर केस, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। और जो पिटिशनर्स हैं, पिटिशनर्स का यही कहना है कि जो लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि सेम सेक्स मैरिजेस को भी लीगल प्रोटेक्शन मिले। देखिए यहाँ पे जो लीगल रिकॉग्निशन या फिर लीगल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, क्यों की जा रही है? क्योंकि देखें जो मैरिजेस रजिस्टर होती हैं पर्सनल लॉस में या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में, उन मैरिजेस में आगे चल के अगर कभी डिवोर्स होता है तो किस पार्टनर के क्या राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। चाइल्ड अडॉप्शन की बात हुई तो वहाँ पे प्रॉपर प्रोविजंस हैं उनके लिए। तो इस तरह से मैरिड कपल्स को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन होता है लॉ का। उसी तरीके से जो सेम सेक्स कपल्स हैं अगर वो शादी करें तो सिमिलर प्रोटेक्शन उनको भी मिले,
ठीक है। इसीलिए बात की जा रही है कि उनके मैरिजेस को, सेम सेक्स कपल्स के मैरिजेस को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में रिकॉग्नाइज किया जाए, फिर उसमें प्रोविजंस ऐड किए जाएं। फाइन, ये बात हुई। दूसरी बात थी, एक हदिया केस हुआ 2018 में सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह कहा गया कि राइट टू चूज एंड मैरी ए पार्टनर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम। तो अगर हम बात करें सोसाइटी की, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा है कि सोसाइटी के ये इथोस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि जो सोसाइटी है या फिर रिलीजन है, उसका कोई रोल नहीं है पार्टनर के सिलेक्शन में। कौन किससे शादी करना चाहता है ये सोसाइटी पे डिपेंड नहीं करेगा, रिलीजन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो किसको किससे शादी करना है ये उसका पर्सनल चॉइस है, और उसका ये जो चॉइस है ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम है, ठीक है। हदिया केस। फिर एक केस हुआ मद्रास हाई कोर्ट में, केस का नाम था अरुण कुमार एंड सिरजा केस। उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने जो ब्राइड टर्म है अंडर हिंदू पर्सनल लॉ, उसमें यह कहा, हिंदू पर्सनल लॉ ये है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, इसमें जो टर्म ब्राइड है, हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस ब्राइड का जो मतलब है उसका मतलब ट्रांस वीमेन भी होता है, ठीक है। तो सिर्फ बायोलॉजिकल वुमन नहीं होता है, ट्रांस वुमन भी ब्राइड के टर्म में आएगा, ब्राइड के डिफिनेशन में ट्रांस वुमन भी आएगा, ठीक है। तो ये जो जजमेंट्स हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि जो सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन देना एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करेगा या फिर डायरेक्ट करेगा पार्लियामेंट को इस पे सुइटेबल लॉ बनाने के लिए, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को अमेंड करके इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सिर्फ जुडिशियल गाइडेंस ही नहीं है, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स भी हैं। दुनिया भर में लगभग 29 से भी ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। उनको एक लीगल सैंक्टिटी है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ की जुडिशरी ने इंटरवेंशन किया है, उसके बाद जाके इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे यूएस हो, न्यूजीलैंड हो, ये हर जगह जो वहाँ की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है उसने इंटरवेंशन किया है, लाइक सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, जिसके बाद वहाँ के पार्लियामेंट्स ने अमेंड करके सेम सेक्स कपल्स को, सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया है। तो जो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं वो हैं साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, न्यूजीलैंड etc, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल माहौल है, जुडिशियल गाइडेंस है, इसके हिसाब से ये लगता है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनके मैरिज को रिकॉग्निशन मिलना एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है इंडिया में। फाइन, तो ये बात हुई सेम सेक्स मैरिजेस की। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट। सेफ हार्बर इज एट रिस्क, ठीक है। तो इंडिया में काफी सारे, इनफैक्ट वर्ल्ड में काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बिलियंस ऑफ लोग जो यूज करते हैं उसको डेली बेसिस पे। तो इंडिया में जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके हों, तो जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज है इनको रेगुलेट कौन करता है? आईटी रूल्स, आईटी एक्ट ऑफ 2000, ठीक है। ये एक्ट बना था 2000 में। तो 2000 में जो करंट सिचुएशन थी, उस समय की कॉन्टेम्पोरेरी सिचुएशन थी, उन चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया था। लेकिन ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो गए हैं, 22 ईयर्स हो गए हैं इस एक्ट को बने हुए, और इन 22 ईयर्स में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया है ऑनलाइन एक्टिविटीज में, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आए हैं, चाहे जिस तरह से लोग इंगेज कर रहे हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज में, या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, उसको इस एक्ट में प्रॉपर तरीके से, इनफैक्ट उस समय फोरकास्ट नहीं भी किया सकता था। इसी वजह से इस एक्ट में रूल्स लाए गए इस एक्ट के अंदर, और उन रूल्स को कई बार चेंज भी किया गया। चेंज इसलिए करना पड़ा कि जो चैलेंजेस इमर्ज हो रहे थे उनको बेसिकली इसमें रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो आईटी रूल्स 2009, आईटी रूल्स 2012, देन 2021 में एक मेजर रूल लाया गया। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट लाने जा रही है व्हाट इज कॉल्ड एज डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, ठीक है। ये एक्ट रिप्लेस करेगा आईटी एक्ट ऑफ 2000, ठीक है। तो बेसिकली जो आईटी एक्ट 2000 की इनएडिक्वेसीज हैं, लाइक हम बात करें कि
साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप जिस तरह से चैलेंजेस हो गए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर फ्रॉड को लेके, साइबर बुलिंग को लेके, ये सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था आईटी एक्ट 2000 में, और इन सब चीज़ों को एकोमोडेट किया जाएगा डिजिटल एक्ट 2023 में। फिर बात हो रही है डाटा प्राइवेसी की। ऑफ कोर्स जितने भी सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इंडिया में, मोर देन 500 मिलियन यूजर्स हैं, वो डेली बेसिस पे तमाम तरह के डाटा जनरेट करते हैं। इनका प्रोटेक्शन क्या है? ये डाटा उनके पर्सनल डाटा होते हैं, उनके सेंसिटिव डाटा होते हैं, ठीक है। लेट से कि किसी का बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, किसी प्राइवेट कंपनी के पास है, उसका इस इंफॉर्मेशन का क्या, इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पर्सनल डाटा एक होता है, एक सेंसिटिव डाटा होता है, एक पर्सनल डाटा होता है, एक कमर्शियल होता है, नॉन कमर्शियल। तो तमाम तरह की कैटेगरीज हैं डाटा का, इनको एक डिफरेंट लेवल का प्रोटेक्शन मिलना जरूरी है। फाइन। फिर बात होती है कि जो इंडियन इकोनॉमी में कैसे इनोवेशंस लाना है, लाइक स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। तो ये सारी चीजें हैं जो इनएडिक्वेसीज रही हैं आईटी एक्ट 2000 में, इनको यहाँ पे जो है एकोमोडेट किया जाएगा और इसको रिजॉल्व किया जाएगा इन इश्यूज को। फाइन। तो जो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 रहने वाला है, इसमें लाइकली प्रोविजंस क्या हो सकते हैं? पहली बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं, इनका ये मॉडरेट भी करती हैं कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे। तो किसी कंटेंट को रिमूव करना या फिर किसी का अकाउंट सस्पेंड कर देना इफ दे आर नॉट फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है, तो सस्पेंड कर देना। तो कई बार ऐसा शिकायत ये रहती है कि एक आर्बिट्रेरी वे में एक्शन लिया जाता है। कई बार ये कंटेंट मॉडरेशन और अकाउंट सस्पेंशन आइडियोलॉजिकली भी मोटिवेटेड होता है, ठीक है। तो ये लोगों की शिकायत है, और ये एक्ट इंश्योर करेगा कि आर्बिट्रेरी वे में किसी का अकाउंट सस्पेंड ना हो, किसी का कंटेंट टेक डाउन ना किया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये इससे रिलेटेड कि ग्रीवेंस रिट्रेसल। अगर किसी यूजर को, सोशल मीडिया यूजर को ऐसा लगता है कि उसके अकाउंट को आर्बिट्रेरी वे में सस्पेंड किया जाए, तो ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म भी उसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फिर पॉइंट आता है ऑनलाइन सेफ्टी का। तो जैसे कि अभी जो नए नए तरीके आगे, नए नए थ्रेट्स आगे, इनफैक्ट जैसे कि डीप फेक्स हुआ, ठीक है, डीप फेक्स की बात हुई, साइबर सिक्योरिटी की बात हुई, साइबर बुलिंग की बात हुई, तो ये सब सारी चीजों को उसमें हैंडल किया जाएगा। फिर बात आती है एडजुडिकरी मैकेनिज्म। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस किए जा रहे हैं, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल। इसको भी कैसे इसको रिजॉल्व करना है, कैसे इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना है, इसके लिए एक नया एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म बनाया जाएगा अंडर द डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। फिर जो एक प्रोविजन है सेफ हार्बर का। देखिए, सेफ हार्बर एक यूएस के एक्ट में, वहां का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो रेगुलेट करने वाला एक्ट है, उसमें सेफ हार्बर की बात की गई है। सेफ हार्बर का मतलब यह है कि अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेट्स से कि ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर पे के मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, लेकिन अगर कोई ट्विटर का यूजर किसी तरह का ऑफेंसिव, वल्गर या फिर क्रिमिनल कंटेंट जनरेट करता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस कंटेंट के लिए, वो यूजर रिस्पॉन्सिबल होगा। सेफ हार्बर मतलब कि फेसबुक है, ट्विटर है, और भी जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं, दे विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। तो जो डिजिटल इंडिया एक्ट है, या फिर इससे पहले जो आईटी एक्ट 2000 के अंडर जो रूल्स लाए गए थे, इनफैक्ट जो लास्ट रूल लाया गया था वो अक्टूबर 2022 में लाया गया था, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को है, वो अंडर थ्रेट है, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल निकला था, और जो गवर्नमेंट के क्या जो देखें यहाँ पे जो अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट ने एक रूल लाया, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी होगी दैट विल एडजुडिकेट ऑन एन इंडिविजुअल यूजर्स अपील अगेंस्ट मॉडरेशन डिसीजंस, ठीक है। फिर बात आती है कि गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिसाइड करेगा कि कौन कंटेंट या फिर कौन न्यूज फेक है, कौन नहीं है, और उस हिसाब से पीआईबी या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी डायरेक्ट करेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि उस कंटेंट को हटाया जाए विद इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रही है कंटेंट मॉडरेशन में, और इसका चैलेंज ये है कि जो डिसेंट है वो कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट होता हुआ दिख रहा है। जो क्रिटिक्स हैं गवर्नमेंट के, उनका ये कहना है
कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड है डिसेंट्स को रेगुलेट करने में, न कि फेक कंटेंट को रेगुलेट करने में। ठीक है, तो ये सब जो प्रपोज्ड प्रोविजंस हैं या फिर जो पहले जो रूल्स लाए गए हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है, जो इम्यूनिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो अंडर थ्रेट होती हुई दिख रही है। तो अगर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को थ्रेट होगा तो होगा क्या, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला जाएगा अगर कोई कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे है तो। ठीक है, अगर कोई कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे जाता है, उससे रिलेटेड कुछ घटनाएं होती हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लायबिलिटी होगी इसकी। ठीक है, जैसे कि एलिगेशन लगाया जा रहा था कि म्यांमार में जो कम्युनल वायलेंस हुआ उसको फैन करने में, उसको बढ़ाने में फेसबुक का रोल था। तो फेसबुक के एल्गोस जैसे काम करते हैं, तो कंटेंट जैसे उस पर गया उसको काफ़ी सारा व्यूज़ मिला, काफ़ी प्रमोशन मिला, उसकी वजह से जो कम्युनल वायलेंस था और वहाँ पे फ्लेयर अप हुआ। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो रूल्स लाए हैं, तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। अगर हम बात करें फ्री इंटरप्राइज की या फिर इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रोल को आगे बढ़ाने की, इम्प्रूव करने की, तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि जो कंज्यूमर है, जो यूज़र है उस प्लेटफॉर्म का, अगर वो कंटेंट जनरेट करता है तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लायबल ना हो। ठीक है, तो ये बात थी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के बारे में। जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है द राइज ऑफ द ESG रेगुलेशंस। ESG रेगुलेशंस क्या हैं? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रेगुलेशंस। पहले कोई कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज, उसका परफॉर्मेंस अगर मेजर करना हो तो क्या उसका प्रॉफिट है, उसके प्रॉफिट को देख के उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता था। लेकिन अब 21st सेंचुरी में और भी सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं ऐसे कॉर्पोरेट एंटिटीज में इन्वेस्ट करने से पहले। उनका कहना ये है कि जो ESG रिस्क है वो पहले एसेस करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ESG रेगुलेशंस हैं वो कॉर्पोरेट एंटिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हैं, और ESG रेगुलेशंस का मतलब ये है कि कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसके ऑपरेशंस का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, उसको एसेस करना, उस एंटिटी का सोशल इश्यूज को लेके क्या कमिटमेंट्स हैं उसको एसेस करना, एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें साउंडनेस हो, फिर जो स्टेक होल्डर राइट्स हैं उसका उनको उन राइट्स का सफिशिएंट प्रोटेक्शन हो। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, जो किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो कॉमर्शियल फंडामेंटल्स है, सिर्फ उनको एनालाइज नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रेगुलेशंस को भी प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके, रिस्क एसेस करके उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट से अब बात आ गई है इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज पे। तो अब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन तमाम तरह के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको एसेस करके इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सोशल इश्यूज का मतलब ये है कि कोई कॉर्पोरेट एंटिटी में कोई अगर बिजनेस एंटरप्राइज है, उसमें जेंडर डाइवर्सिटी कैसा है, कास्ट डाइवर्सिटी कैसा है, या फिर एक रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसा है, उसमें भी उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से कंपनी का जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करता है, अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करता है उसके परफॉर्मेंस के बारे में, उसी तरीके से जो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस परफॉर्मेंस है उसको लेके भी अपने स्टेक होल्डर्स को वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इन्फॉर्म करता रहेगा, ऐसा इसमें बात की गई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होगा कि जो CSR है यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे डिफर करता है ESG से, क्योंकि ऑफ कोर्स CSR में भी सोसाइटी की बात की जाती है। तो देखिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें टर्म सोशल यूज किया गया है। ठीक है, जो टर्म है वो सोशल है। इसका मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, और जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दे आर अर्निंग दैट प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी, एंड देयरफॉर दे हैव टू गिव बैक ए पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट बैक टू द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसमें अमेंडमेंट करके CSR पॉलिसी को उसमें इंट्रोड्यूस किया, और गवर्नमेंट ने कहा कि पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% हिस्सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोसाइटी में,
सोसाइटी, वो इन्वेस्टमेंट चाहे इन्वायरमेंट को लेके हो या फिर स्कूल्स को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, तो तमाम तरह का लिस्ट बनाया है गवर्नमेंट ने कि इस काम में जो कॉर्पोरेट्स हैं अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि जिसका 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, जो 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया हो, तो इस तरह का जो कुछ इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिस कट ऑफ को अगर कोई कंपनी क्वालिफाई करती है तो उस कंपनी को अपना 2% प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोशल इश्यूज में, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, तो तमाम तरह के एरियाज में वो उस कंपनी को इन्वेस्ट करना है। तो ये एक मैंडेटरी है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरीली इसको मैंडेटरी बना दिया गया है। ये हुआ CSR। लेकिन जो ESG रेगुलेशंस हैं ये थोड़े सिमिलर हैं और काफी तरीके से डिफरेंट भी हैं CSR पॉलिसी से। एक लॉ आया है यूके में जिसका नाम है मॉडर्न स्लेवरी एक्ट। अगर इसमें जो प्रोविजन है इसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो ESG रेगुलेशंस हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो एक्ट है इसमें ये बात की गई है कि कोई भी जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उसको, उसमें अगेन एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया दिया गया है कि इस पर्टिकुलर लिमिट के टर्नओवर के ऊपर अगर कोई कंपनी है, उसका टर्नओवर है, तो उसको ये गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। उन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि जो कंपनी है उसको अपना एक डिस्क्लोजर रिपोर्ट प्रिपेयर करना है जिसमें कि जो उसको आइडेंटिफाई और एनालाइज करना है क्या जो रिस्क हैं रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड डेट बॉन्डेज इन देयर सप्लाई चेन। कोई कंपनी है, उसके सप्लाई चेन्स हैं, तो क्या सप्लाई चेन्स यानी जो वेंडर्स हैं या फिर उसके जो डायरेक्ट ऑपरेशंस हैं फर्दर डाउन द लाइन, उन ऑपरेशंस में क्या कहीं चाइल्ड लेबर का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई डेट बॉन्डेज तो नहीं है। अगर हम एग्जांपल लें कि कोई एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी का जो इनपुट है, मेजर इनपुट है, लेट्स से कि उसका मेजर इनपुट व्हीट है। ठीक है, व्हीट कहां से आएगा? फार्म से आएगा। तो हो सकता है कि जो कंपनी वो डायरेक्ट प्रिक्योर ना कर रही हो, उसमें मिडिल मैन हो, तो कंपनी और फार्मर्स इनके बीच में कई मिडिल मैन हो सकते हैं। तो जो लोकल मिडिल मैन होगा जो डायरेक्ट प्रिक्योर कर रहा है व्हीट को फार्मर्स से, ऐसा भी हो सकता है कि वो फार्मर्स को मनी लेंड कर रहा हो और ये कंडीशन हो कि फार्मर्स को उसी मिडिल मैन को ही अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल करना है। ठीक है, तो ये एक तरह का एक डेट बॉन्डेज है कि उन्होंने पैसा दे दिया, उसका उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्रिंसिपल तो है ही, ऊपर से उनको श्योरिटी है कि ये जो किसान ये प्रोड्यूस मुझे ही बेचेगा। इसको बोलेंगे डेट बॉन्डेज। ऐसा ही हो सकता है कि व्हीट जहां से आ रहा है वहां पे चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, जब ये कहें जो ESG रेगुलेशंस हैं, इनका मतलब ये है कि जो सप्लाई चेन है, जो वेंडर्स हैं, उनमें कॉर्पोरेट एंटिटीज को ये ध्यान रखना है कि कहीं भी चाइल्ड लेबर, डेट बॉन्डेज या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, फिर बात है इसमें इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वो किसकी होगी, ये पहले से इंश्योर किया जाएगा। फिर बात होती है इसमें कि सप्लायर कंप्लायंस। जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि जो सप्लायर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी ESG रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटी ही नहीं, कोई नहीं कंप्लाई करना है, बल्कि उसके जो वेंडर्स हैं उनके ऊपर भी ये लागू होंगे और उस कंपनी के थ्रू लागू होंगे। तो अगर कंपनी वायलेट करती है, अगर कंपनी के सप्लायर्स वायलेट करते हैं तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगाया सकता है, फाइन लगाया सकता है। जो भी लॉ में प्रोविजंस दिए गए हैं नॉन कंप्लायंस के, वो प्रोविजंस उस पर इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है व्हाई इज ESG रेलेवेंट इन इंडिया। जो ESG रेगुलेशंस हैं उनका क्या रेलेवेंस इंडिया में, इंडिया क्या ESG रेगुलेशंस को फॉलो करता है, या फिर इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है उनके ऊपर ESG को लेके कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। देखिए, इंडिया में कोई एक लॉ नहीं है जो कि ESG रेगुलेशंस को फुलफिल करने की बात करता है प्राइवेट एंटिटी से, बल्कि सेट ऑफ लॉस हैं जो ओवर द डिकेड बने हैं, और इनको अगर एक कलेक्टिवली हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ESG रेगुलेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करते हैं ये एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसमें बात की गई है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बताया कि ESG रेगुलेशंस में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की जा रही है, तो EIA रेगुलेशंस है इंडिया में,
EIA रेगुलेशंस किस में बने हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में बने हैं। EIA का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होना है उसको एसेस करना और उस इंपैक्ट को मिनिमाइज करना, और अगर इंपैक्ट होता है तो उसको कैसे कंपनसेट करना है, इसकी बात इसमें की गई है। ठीक है। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका काम है इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को लेके एडजुडिकेट करना। ठीक है। फिर लेबर कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स में 3 पार्टीज हैं, गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट्स हैं, जो लेबर यूनियंस हैं, जो एम्प्लॉयज के वेलफेयर को प्रेजेंट करते हैं। तो ये ट्राई पार्टी लेबर कोर्ट्स बनाए गए हैं इंडिया में। तो एम्प्लॉय वेलफेयर यानी यहाँ पे गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो अगेन कंपनीज एक्ट में भी जो प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसकी बात की गई है। लेबर कोर्ट्स में अगर हम बात करें कि जो एम्प्लॉय वेलफेयर है, जैसे कि किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई जेंडर बायसनेस ना हो, इस तरह से अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रेगुलेशंस इंडिया में भी फॉलो किए जाते हैं। इसके लिए तमाम तरह के रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है। कंपनीज एक्ट को भी कई बार अमेंड किया गया है। तो जो ESG रेगुलेशंस हैं, कहीं ना कहीं जो अदर कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज में या फिर US में जो रेगुलेशंस हैं इस तरह के, उससे कहीं ना कहीं उस स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। ठीक है। तो अभी जो एक लेटेस्ट इनिशिएटिव है, लेटेस्ट जो रेगुलेशन है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। सेबी ने एक रिपोर्ट, एक रिक्वायरमेंट रखी है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनको एक डिस्क्लोज करना है, अपना क्या डिस्क्लोज करना है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो बेसिकली ये डिमांड थी, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स की डिमांड ये थी कि जो एंटिटीज हैं, जो बिग एंटिटीज हैं कॉर्पोरेट, उनको अपना जो ESG रिस्क है उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सेबी ने एक रूल लाया है जिसमें कि जो कंपनीज हैं, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, कितना एमिट करती हैं, उनके ऑपरेशन में कितना एमिशंस होता है, उसको डिस्क्लोज करना है अपने इन्वेस्टर्स को, और क्या वहां पे उस एंटिटी में जेंडर और सोशल डाइवर्सिटी है। ठीक है। तो अगर पहले बात की जा रही थी प्रॉफिट रिस्क की, लेकिन अब ESG रिस्क की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस रेगुलेशंस का भी प्रॉपर अवेयरनेस है इन्वेस्टर्स के पास। ठीक है। ये बात थी ESG का रेलेवेंस इंडिया में। फिर हम बात करते हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होगा इसके कंप्लायंस का, क्योंकि देखिए ये जो ESG रेगुलेशंस हैं यूरोप में, US में, इंडिया में जो मेजर कंपनीज हैं वो यूरोप और US में ऑपरेट करती हैं, तो उनके अगर वो कंप्लाई करती हैं तो उसका क्या इंप्लीकेशंस होगा। देखिए इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल है। जियोपॉलिटिकल एंगल ये है कि वेस्ट जो है ट्राई कर रहा है चाइना से डिकपल करने के लिए। चाइना एक बेसिकली फैक्ट्री है वर्ल्ड का, जो कि पूरे दुनिया को अपने यहाँ से प्रोडक्ट सप्लाई करता है। यूरोप का, US का मेजर डिपेंडेंट है चाइना पे। काफी सारी वेस्टर्न कंपनीज चाइना में हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना का एक असर्टिव बिहेवियर बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस चाहिए ये कहें कि जिस तरह का एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे कोविड गाइडलाइंस को लेके वहां पे, उसकी वजह से काफी सारी कंपनीज को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े थे। और काफी सारी कंपनीज अब वहां से रिलोकेट हो रही हैं, और इंडिया को ये फायदा मिल सकता है अगर इंडिया में ESG रेगुलेशंस प्रॉपर हैं तो। ठीक है। या फिर ये कहें कि अगर इंडियन कंपनीज जो यूरोप में ऑपरेट करती हैं तो यूरोपियन गाइडलाइंस को अगर फॉलो करती हैं तो यूरोप अपने रिक्वायरमेंट्स को इंडिया से सोर्स करेगा, न कि चाइना से। क्यों? क्योंकि अगर कोई चाइनीज कंपनी है, अगर यूरोप में ऑपरेट करती है, तो चाइना में ESG रेगुलेशंस उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। ठीक है। और इंडिया में अगर ESG रेगुलेशंस हैं और इंडियन कॉर्पोरेट्स उसको फॉलो करते हैं, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है टुवर्ड्स यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फाइन। तो जो डीकपलिंग हो रही है इंडिया में चाइना से वेस्ट का, उसमें उसको एक तरह का स्पीड मिलेगा। फाइन। और एक शिकायत ये भी रहती है कि इंडिया प्रॉपर तरीके से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। तो अगर ESG गाइडलाइंस को इंडियन कॉर्पोरेट्स फॉलो करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्लोबल सप्लाई चेन में उसमें एक अच्छा इंटीग्रेशन हो सकता है। फाइन। और अगर ESG गाइडलाइंस को फॉलो करना है तो अभी बेसिकली जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं वो क्या करती हैं कि वो एक क्वेश्चनर भेजती हैं उनके जो सप्लायर्स हैं, मीन्स कि उनके जो वेंडर्स हैं,
वेंडर्स को एक लिस्ट भेजते हैं वो लोग, उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि ये 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चंस हैं बेसिकली। उसमें जैसे कि चाइल्ड लेबर हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, डेट बॉन्डेज हुआ, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उससे जवाब मांगा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ठीक है, बट ये उतने अच्छे नहीं है, उतने प्रॉपर तरीके से नहीं है कि अगर कुछ कोई गलत रिपोर्ट दे रहा है, गलत आंसर्स दे रहा है, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो इसको लेके इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो कंपनीज हैं उनको और ESG रेगुलेशंस फॉलो करती हैं नहीं करती हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए और डीपर लेवल पे जाना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चनर से काम नहीं चलेगा। जैसे कि जो कंपनीज के पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको एनालाइज करना कि कौन उनके वेंडर्स थे, उन वेंडर्स का क्या काम था, कैसे वो लोग अपने यहाँ उनके ऑपरेशंस में कहीं चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल तो नहीं होता था। पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको भी देखा जा सकता है। जो फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द कंपनी ऑपरेट्स, उनके को भी इंटरव्यू किया जा सकता है किसी एंटिटी के बारे में जानने के लिए। फिर बात होती है कि जहाँ पे उनके ऑपरेशंस हैं, ठीक है, लेट्स से कि कोई कंपनी है वो कोल माइनिंग में काम करती है, तो जहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे एक डिस्क्रीट विजिट किया जा सकता है, एक सरप्राइज विजिट किया जा सकता है देखने के लिए कि ये कंपनी प्रॉपर ESG गाइडलाइंस को फॉलो करती है नहीं करती है, ठीक है। तो आने वाले समय में जिस तरह से इंडिया जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस को लेकर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जिस तरह से इंडिया एक्टिव है, असर्टिव है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी जो ESG रेगुलेशंस है उनको लेके अब नॉर्म्स टफ होने वाले हैं। तो किसी भी कंपनी को अगर सर्वाइव करना है इंडिया में या फिर उसको अपने ग्लोबल फुटप्रिंट्स को बढ़ाना है तो बेटर ये होगा कि ESG गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। और अगर कॉर्पोरेट्स करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, एक प्रॉपर तरीके से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात थी ESG रेगुलेशंस की। फाइन, दिस इज ऑल इन दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।